मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। वह अब नहीं रहा। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। अब वह लड़का उनके साथ चला गया, उनके लेखक के मित्र के साथ चला गया और वह वकील दोस्त के होटल में पहुंच गए। वकील साहब होटल के कमरे से उतरकर आए। काश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी। काश्मीरी दोशाला अर्थात कश्मीरी उन्होंने शॉल पहना हुआ था, वो लपेट रखा था अपने पे, और मोजे पैरों में उनके मोजे थे और चप्पलें थी। स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, उनका स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, मतलब उनको थोड़ा गुस्सा सा आ रहा था, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, यह लड़का है। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं, अर्थात अवगुण का यहाँ अर्थ हुआ बुराई से। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो, यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। अब जो उनके मित्र थे, वो जो वकील दोस्त के यहाँ वो ठहरे थे, उनके वहां क्या हुआ, वो उस लड़के को लेकर चले गए नौकरी दिलाने के लिए। पर जो वकील थे, तो जो वकील मित्र थे उनके, उन्होंने तो कहा ये तो पहाड़ी लड़के हैं, ये तो बहुत ही शैतान होते हैं, और पता नहीं कहाँ से आप इसे उठा के लाए और बोल रहे हैं कि बस इसे नौकर रख लो। ना जाने कब, मतलब मैं घर में ना रहूं या कभी, तो सारा सामान लेकर ही चंपत हो जाए, कहीं चला जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं। माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। अब वो मित्र सारे सोने चले गए और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। अब वो उस किराए के कमरे में, मतलब होटल में जहाँ वो ठहरे थे, तो वहाँ 4 रुपए रोज का किराया वहाँ का 4 रुपए था। सजी मसहरी, यहाँ पर मसहरी का अर्थ हुआ मच्छरदानी से, पर सोने झटपट चले गए। मच्छरदानी लगी हुई थी और वहाँ वो चारों सोने के लिए, मतलब वो मित्र जो थे उनके, वो सब सोने के लिए चले गए, जो होटल में आए थे अपने वकील मित्र के। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। अब यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि बालक कुछ ठहरा, वो थोड़ा सा रुका और मैं असमंजस में रह गया, मैं सोच में पड़ गया। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। अब यहाँ पर प्रेत गति का अर्थ हुआ, वह इतनी तेजी से गायब हो गया, मतलब वो बहुत तेज गति से वहां से चला गया
और कोहरे में मिल गया, कहीं कोहरे में छुप गया। वो इतनी जल्दी गया कि पता ही नहीं चला कि वो कब गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। हवा वहां ऐसी चल रही थी, इतनी ठंड पड़ रही थी कि उन्होंने मतलब कोट भी पहने हुए थे, तब भी उनको इतनी ठंड लग रही थी कि वो हवा जो है वो तीर की तरह उनके शरीर में चुभ रही थी, तीर की तरह उनको लग रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। अब वो सोच रहे हैं उनके मित्र कि हमें तो यहाँ एक कोट में भी इतनी ठंड लग रही है, लेकिन वो उस बालक के बारे में सोच रहे हैं कि इतनी सर्दी हो रही है, उसने तो सिर्फ एक कमीज पहन रखी है, तो उसे कितनी ठंड लग रही होगी। यह संसार है यार, मैं स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। अब लेखक वहां मित्र को बोलने लगे कि ये जो संसार है यहाँ पर, ये सब मतलब स्वार्थ का संसार है, और यहाँ पर क्या है कि कोई किसी की चिंता नहीं करता है, और यहाँ सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत विषमताएं हैं, जैसा कि लेखक ने जैनेन्द्र कुमार जी ने बताया ही है कि किस तरह से कितनी विविधताएं विषमताएं हैं। तो यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर गर्म कर लो, फिर किसी और की चिंता करना। पहले अपनी चिंता करो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, लेखक बोल रहे हैं कि उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो। यहाँ पर बेहयाई का अर्थ हुआ बेशर्मी। मतलब स्वार्थ कहो मेरा, या लाचारी कहो, या निठुराई कहो, या मेरा इतना मतलब मेरा मन देखो, या बेहयाई मतलब इतनी बेशर्मी है, मतलब वो संसार की ओर, एक समाज की ओर इंगित करके वो कह रहे हैं कि मतलब कितनी विषमताएं हैं इस समाज में हमारे, कि कहीं पर लाचारी गरीबी है और कहीं पर मतलब सब कुछ परिपूर्ण है। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। अब वो बोल रहे हैं कि दूसरे दिन जो नैनीताल इतना स्वर्ग था, उसमें एक मतलब काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, मतलब बोल रहे हैं कि नैनीताल जो स्वर्ग की जगह है, वहां पर एक जो बच्चा था वो कैसा था, बहुत ही लाचार था, एक मतलब एक पशु के समान उसकी हालत थी। वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया, वहां पर नहीं आया होटल में। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने ही हुए, उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। अब वो लोग वहां से होटल से चलने के लिए हुए, और उन्होंने मतलब उस लड़के के आने की आस लगाए बैठे रहने की मतलब जरूरत भी ना समझी। उनको लगा कि अब शायद वह नहीं आएगा। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। अब जैसे ही वह गाड़ी में बैठने शुरू हुए, तो उन्होंने समाचार मतलब उनको यह सूचना मिली या समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने
बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीबी के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई अर्थात बेशर्मी ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। अब देखो यहाँ पर वो बच्चा क्या हुआ, वो बालक रात को, मतलब पिछली रात को वो इतना ठिठुरा, इतनी ठंड लगी उसे क्योंकि उसने तो सिर्फ एक कमीज ही पहनी थी, तो वह ठंड से ठिठुर कर मर गया। और वह सिर्फ उन्हीं काले जो कपड़े पहने हुए थे, उसने काले चिथड़ों की कमीज जो पहनी हुई थी उसी में ही वो मर गया। लेकिन प्रकृति ने क्या, गरीबी के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर उस गरीब बालक के मुंह पर प्रकृति ने कैसा, मतलब एक कृपा बरसाई। प्रकृति ने कैसी अपनी महिमा दिखाई कि बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। अर्थात मतलब दुनिया इतनी बेशर्म, इतनी बेहयाई है, इतनी निष्ठुर है कि उस बालक को क्या हुआ, उन्होंने मतलब उस जहां वो वकील के यहाँ ले गए उसको काम नहीं दिया, उस बालक पर उनको दया भी नहीं आई। तो ये दुनिया ऐसी बेशर्म है कि जब वो मतलब प्रकृति ने क्या किया, उस बेशर्मी को, उस गरीब की, उस पूरी दुनिया की बेशर्मी को ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। प्रकृति ने उस पर क्या किया, ऐसी बर्फ बरसाई कि उसका जो पूरा शरीर था वह बर्फ की चादर में ढक गया, मानो एक सफेद और कफन का प्रबंध उसके लिए हो गया। तो ये कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली एक मर्मस्पर्शी कहानी है, जो कि जैनेन्द्र कुमार जी की द्वारा लिखित है, जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। तो यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट कहानी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।